अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात चमोली से कर लेते हैं, जहां पर चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। कल देर रात जोशीमठ सलूड़ मोटर मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई है और हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि कार सवार लोग जो है वो औली से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। उत्तरकाशी के चिनियारी सौंड में टिहरी झील का जलस्तर 821 मीटर पहुंचते ही गंगोत्री हाईवे का करीब 170 मीटर हिस्सा जो है वो भू धसाव की चपेट में आ गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और बीआरओ ने यहां से दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब वाहनों का संचालन ऑल वेदर परियोजना के तहत बने चिनियारी सौंड धनपुर बाईपास मार्ग से हो रहा है। उधर भूधसाव के चलते झील के तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले दहशत में आ गए हैं। हालांकि टीएचडीसी के अधिकारी झील के जलभराव के कारण भूधसाव की बात से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सहयोगी बलवीर हमारे साथ जुड़ गए। बलवीर, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, ये चिनाली सौंड जो नगर क्षेत्र पड़ता है, पूरा जो टिहरी झील है इसके किनारे पड़ता है। और जिस तरह से गंगोत्री हाईवे पे भू धसाव हुआ है 170 मीटर के एरिया में, लगभग 6 मीटर हिस्सा जो है वो भू धसाव की चपेट में आ गया है। तो कह सकते हैं कि इसको देख के जो स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत बनी हुई है और सुरक्षा कार्य कराने की मांग लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि भू धसाव से कई बार देखा गया है कि जगह जगह दरारें भी उभरी है कई बार। और कई बार स्थानीय लोगों ने ये मांग की है कि जो किनारे वाले जो क्षेत्र है इस जगह सुरक्षा कार्य कराया जाए, ताकि जो नगर क्षेत्र है वो सुरक्षित रह सके। इस समय अपडेट ये है कि बीआरओ जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने जो चौपहिया वाहन है उन पे पूरी तरह से रोक लगा दी है और जो सिर्फ दोपहिया ही वाहन जा पा रहे हैं और रूट को डाइवर्ट किया गया है। जो ऑल वेदर रोड के तहत जो सड़क बनी है वहां से पूरी तरह से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबा घूम के उन्हें चक्कर मार के अपने अपने गंतव्य को पहुंचना पड़ रहा है। और सभी की यही मांग है कि जो टीएचडीसी है सही समय रहते हुए उचित कदम उठाए और सुरक्षा कार्य इन जगह पे करे। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड में डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और इस समय प्रदेश में डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है वो 600 के पार पहुंच गया है। वहीं अकेले देहरादून में सबसे ज्यादा 418 मरीज सामने आए हैं, जबकि देहरादून में डेंगू से एक मरीज की मौत हो गई है। सोमवार को दून में 19, नैनीताल में 15, पौड़ी चमोली में 3 और उधम सिंह नगर में 1 मामला सामने आया है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिला अगर बात करें तो डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ये जगह सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो डेंगू के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में मामले भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दून में एक मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग भी जो काफी चिंतित है। देहरादून से सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्योंकि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या व्यवस्था उस तरीके से नजर आ रही है अस्पतालों में? देखिए, जो डेंगू का आंकड़ा है वो 643 पे पहुंच गया है, यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो 650 के आसपास डेंगू मरीज हैं। और प्रदेश में जिस तरह से हाहाकार डेंगू मरीजों ने मचाया हुआ है, तो कहा जा सकता है कि डेंगू जिस तरह से हाहाकार मचा रहा है, भारी भीड़ है और प्राइवेट से लेकर के सरकारी जो वार्ड हैं वो सभी फुल चल रहे हैं इस समय। और ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो बुखार की शिकायतें लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनको डेंगू के सिम्टम्स ज्यादा नजर आ रहे हैं लगातार, क्योंकि इस तरह की जो मामले हैं वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। हालांकि नजर आ रहा है कि वो डेंगू पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिनों। ठीक है विशाल, आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें आप देखिए जरा किस तरीके से मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। और ये देहरादून की तस्वीर है, जहां पर देखा जा रहा है कि अस्पतालों में एक के बाद एक मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सीएम धामी का आज उधम सिंह नगर और खटीमा दौरा रहेगा, जहां पर सीएम धामी सबसे पहले बाजपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से राहत बचाव की जानकारी भी लेंगे। इसके बाद सीएम धामी शाम 4:30 बजे खटीमा पहुंचेंगे।
देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर आज सीएम धामी राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को सौगात देंगे। IRDT में बताते चले आपको कि खेल दिवस पर कार्यक्रम में सीएम धामी आज मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तय होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के ऐलान के बाद खुद रेखा आर्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां तक कि पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता का मान लिया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। गिरधारी ने रेखा आर्या के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, मगर यही बात अब रेखा की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। ये बात किसी और को हजम नहीं हो रही कि आखिर कैसे कैबिनेट मंत्री के पति ने ये ऐलान कर डाला, जबकि बीजेपी में सभी फैसले शीर्ष नेतृत्व लिया करता है। ऐसे में मंत्री के पति के बयान से जहां कार्यकर्ता दुविधा में है, वहीं पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना है। नहीं, मुझे टिकट मिल रहा है या उसको टिकट मिल रहा है, ये अधिकार किसी भी कार्यकर्ता को नहीं है। पार्टी का काम करें, पार्टी का काम करते हैं। पार्टी ने निर्णय करना है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। ऐसे स्वयं से ही कह देना, मुझे लगता है ये परिपक्वता नहीं है। पिछले दिनों रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ और चंपावत का धुआंधार दौरा किया, जिसके बाद अटकलों ने जोर पकड़ा और फिर उनके पति ने सार्वजनिक तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी। अब ऐसे में बीजेपी ने गिरधारी लाल साहू की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा न तो बोलना चाहिए और न कहना चाहिए। किसी का भी किसी को पता नहीं है किसको कहाँ टिकट मिलेगा, किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कौन क्या करेगा, ये सारे संगठन के काम है। अल्मोड़ा सीट पर अजय टमटा 2 बार के सांसद हैं। ऐसे में अगर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चला तो नए चेहरे की उम्मीद दूर दूर तक नहीं रहेगी, और ऊपर से रेखा आर्या के पति के बड़बोलेपन ने ही फिलहाल उनकी ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राज्य में हुए उद्यान घोटाले पर सरकार ने SIT की सीलबंद रिपोर्ट पेश की है और कोर्ट इस रिपोर्ट को अब 6 सितंबर को खोलेगी और उसी दिन तय होगा कि क्या इस मामले की CBI जांच होगी या फिर नहीं। पिछली तारीख को कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि अगर वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो इसको CBI जांच के लिए भेज देंगे। त्योहारी सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हो चुके हैं और आपको बताते चले कि आज सुबह हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 कुंतल संदिग्ध पनीर पकड़ा है। अधिकारियों को मेरठ से मिलावटी पनीर हरिद्वार में सप्लाई किए जाने की सूचना भी मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने तड़के रुड़की की ओर से आ रही गाड़ी को रोककर जांच की तो उसमें भारी मात्रा में पनीर मिला और गाड़ी लेकर आ रहे व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि पनीर को बनाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने टेस्टिंग लैब भेजने के लिए संदिग्ध पनीर के सैंपल लिए और पनीर को मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया गया है। मिलावटी पनीर की बड़ी खेप पकड़ने में खाद्य सुरक्षा विभाग को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलावटखोरों का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को मसूरी में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मसूरी शहर और आसपास के क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुई हैं। मंत्री गणेश जोशी के हाथों में राखी बांधी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथ में राखी बंधवाई और बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी, जो बहनें थी, वो मौजूद थी वहां पर और इन सभी बहनों और महिलाओं ने मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है और ये बात अक्सर कही जाती है, पर अब लगता है कि छोटे अफसर भी सिस्टम और काम पर हावी होते दिख रहे हैं। पेयजल निगम में अफसरों के साथ काम की यूनिट बदलने का अनोखा मामला भी सामने आया है और सैन्य धाम का काम यूनिट डोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर बन रहे सैन्य धाम का काम इसी साल दिसंबर तक पूरा होना है।
पर धाम बनाने का काम कर रहे पेयजल निगम के अफसर जैसे आदेश कर रहे हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो पाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए मामले को आसान शब्दों में समझिए। साल 2021 में सैन्यधाम बनाने का काम बतौर कंस्ट्रक्शन एजेंसी पेयजल निगम को सौंपा गया। पेयजल निगम की विकास नगर यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट में लगाया गया। उसके बाद इंजीनियरों के साथ साथ काम पहले देहरादून यूनिट और फिर खेल यूनिट को ट्रांसफर हुआ। ताजा मामले में 27 जुलाई को पेयजल निगम के सचिव आईएएस अरविंद सिंह ह्याकी ने प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार को खेल यूनिट में ट्रांसफर किया। तो 8 अगस्त को चीफ जनरल मैनेजर कपिल सिंह ने सैन्यधाम का काम भी खेल यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि अधिकारी का जिस यूनिट में ट्रांसफर हुआ उसी यूनिट को सैन्यधाम का काम भी थमा दिया गया। अब सवाल उठता है कि सैन्यधाम से जुड़े इंजीनियरों के साथ बार बार काम की यूनिट क्यों बदली जा रही है। इस सवाल पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का जवाब सुनिए और विपक्षी कांग्रेस का सवाल भी। जिन्होंने बदले हैं आप उनसे सवाल कीजिएगा, मैं उसको बोलने में अब क्या कारण रहेंगे, क्योंकि जब अधिकारी चेंज होते हैं, पहले सचिव दूसरे थे, सचिव दूसरे आ गए, एमडी दूसरे थे, क्या कारण रहा कि एजेंसी चेंज हुई है। लेकिन कार्यदायी संस्था के जो अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जिससे काम की रफ्तार न रुके, ये हमने सुनिश्चित किया। तो ऐसा कौन सा शहद लगा हुआ है उस अधिकारी पर, उन तीनों अधिकारियों पर, जहां जहां उनका तबादला हो रहा है काम वहीं ट्रांसफर हो जा रहे हैं। अरे भाई, क्या और कोई योग्य अधिकारी इस राज्य में नहीं है इस लेवल का? पेयजल निगम के पास क्या कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो उस काम को कर पाए? न्यूज 18 ने इस मामले में आईएएस अरविंद सिंह यहाँ की चीफ जनरल मैनेजर कपिल सिंह से पक्ष जानना चाहा तो कहीं संपर्क हो नहीं पाया, तो किसी ने कमेंट करने से ही इनकार कर दिया। नए नवेले मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भी इस बदलाव का कोई सीधा जवाब नहीं है। नहीं, कार्य लापरवाही के कारण शिफ्ट नहीं किया जा रहा। जो कार्य कर रहे हैं उनकी संभवतः उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए शासन और ऊपर के हमारे शासन और ऊपर के उच्चाधिकारियों द्वारा ये सोच के उनको दिया जा रहा है। साफ है, सैन्यधाम बनाने वाले इंजीनियर मंत्री गणेश जोशी के कहने पर बनाए गए हैं, पर इंजीनियरों के साथ यूनिट बदलने की कौन सी मजबूरी रही, इसका जवाब खोजे नहीं मिल रहा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा के लिए एक बार फिर से नया शगुफा चर्चाओं में है और इस बार नया दावा किया गया है कि सितंबर में हवाई सेवा जो है वो शुरू हो सकती है। फ्लाई बिग 19 सीटर जहाज उड़ाएगा, वहीं पंतनगर से भी पैसेंजर फ्लाइट ले सकेंगे। पहले 9 सीटर सेवा शुरू की गई थी और जो कुछ समय बाद बंद हो गई थी। वहीं 5 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा भी अधर में लटक चुकी है, जबकि 19 सीटर प्लेन को लेकर पहले जुलाई की बात भी कही गई है और फिर अगस्त की, और अब अगस्त खत्म हो रहा है तो सितंबर से हवाई सेवा शुरू होने का दावा भी किया जा रहा है। अब कैंटोनमेंट बोर्ड से कानूनों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है और केंद्र सरकार राज्यों के कैंटोनमेंट बोर्ड को स्थानीय निकायों के हवाले करने जा रही है। उसके साथ ही परिसंपत्तियों को भी निःशुल्क राज्यों को दे रही है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में छावनी परिषद में रहने वाले लोगों को काले कानूनों से परेशानी होती है, जिसका रक्षा मंत्रालय ने समाधान निकाल लिया है। राज्यों से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी है और जल्द ही स्थानीय निकायों के हवाले कैंटोनमेंट एरिया को किया जाएगा। इसके साथ ही करोड़ों की संपत्ति भी निःशुल्क राज्यों के हवाले की जाएगी। अब जब हमने कह दिया है तो कुछ उसमें शर्तें हैं। उन शर्तों के लिए अध्ययन चल रहा है और सारी सरकारों को कह दिया गया है कि आप अपनी अपनी रिपोर्ट से भेजिए। अभी तक सरकारों की रिपोर्ट्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई हैं। जैसे ही वो उपलब्ध हो जाएंगी तो उसके बाद जो उनके बिंदुओं पर खरा उतरेगा वो सिविल एरिया में जा सकता है। स्थानीय लोग केंद्र सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। लंबे समय से स्थानीय स्तर से कई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए थे।
प्रार्थना पत्र दिया है कि इसको हमको क्या कहते हैं नगर क्षेत्र में मिला दिया जाए, और सभी जितने हमारे क्षेत्र के निवासी हैं वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से हमको क्या कहते हैं सुविधा मिले। हम चाहे जो भी हो जनता को सुविधा मिलना चाहिए। रक्षा मंत्रालय देश के करीब 100 कैंटोनमेंट बोर्डों को स्थानीय निकायों में शामिल करवा रहा है। अब मंत्रालय राज्यों के प्रस्तावों का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि कब राज्य रक्षा मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजते हैं और कब लोगों को इस बोर्ड से राहत मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।